अब पढ़ते हैं इंटेस्टाइनल निमेटोड इन्फेक्शन। हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था किसके बारे में, सिस्टोड के बारे में, ठीक। अब पढ़ेंगे निमेटोड के बारे में, मतलब राउंड ओवर, मतलब एसके एलिमेंट्स, ठीक। तो सबसे पहले इनके दो क्लासिफिकेशन होते हैं, एक होता है हैबिटेट के आधार पे और एक होता है एग्स के आधार पे। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लें, बहुत आसान है। हैबिटेट के आधार पे या तो ये इंटेस्टाइन में होंगे तो इंटेस्टाइनल निमेटोड, या तो ये होंगे कहीं और, कहीं भी और, टिश्यू या सोमैटिक निमेटोड्स, ठीक। अब इंटेस्टाइन में भी या तो होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में या तो होंगे लार्ज में। तो स्मॉल में होते हैं एस्केरिस, हुकवर्म और स्ट्रांगुलाइट्स। एस्केरिस, हुकवर्म और स्ट्रेंगुलाइट्स ये स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग इन्हें बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन निमेटोड्स। कौन कौन से, एस्केरिस, हुकवर्म और स्ट्रेंगुलाइट्स। याद कर लें, ASH से याद कर लें, ऐश, ठीक। या फिर लार्ज इंटेस्टाइन निमेटोड्स, तो इसमें होते हैं ट्राइक्यूरिस और एंटेरोबियस। इस वीडियो में हम लोग ट्राइक्यूरिस और एंटेरोबियस के बारे में पूरा पढ़ लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एस्केरिस और उसके नेक्स्ट वीडियो में हुकवर्म और स्ट्रेंगुलाइट्स, ठीक। तो और जो टिश्यू या सोमैटिक होते हैं निमेटोड्स, ये जैसे कि वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, ब्रूगिया मलाई, लोआ, ठीक है, मैंसोनेला। जो वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी और ब्रूगिया मलाई है, ये लिम्फेटिक वो कॉज करते हैं फाइलेरियासिस, है ना। और लोआ और मांसोला, ये भी आपको नाम याद रखने। अब आ जाओ एक्स पे। देखिए एक्स के आधार पे जो क्लासिफिकेशन है, तो ये होते हैं निमेटोड्स तीन टाइप के, या तो ओविपेरस, या तो विविपेरस, या तो ओवोविविपेरस। ओविपेरस क्या होते हैं, जो फर्टिलाइजेशन के बाद पहले एग बनाते हैं, फिर एग से लार्वा बनता है। विविपेरस क्या होते हैं, जो फर्टिलाइजेशन के बाद सीधे लार्वा बनाते हैं। और ओवोविविपेरस क्या होता है, जिनमें दोनों हो सकता है, या तो फर्टिलाइजेशन के बाद सीधे लार्वा बन रहा है, या तो फर्टिलाइजेशन के बाद पहले एग बन रहा है फिर लार्वा बन रहा है। तो जितने भी इंटेस्टाइनल निमेटोड्स होंगे वो सब आएंगे इसके अंदर, ओविपेरस के अंदर, मतलब उनके अंदर एग स्टेज होगी, एक्सेप्ट स्ट्रॉन्गुलाइट्स। स्ट्रॉन्गुलाइट होता है ओवोविविपेरस, एकमात्र एग्जांपल है ओवोविविपेरस का, वो स्ट्रॉन्गुलाइट्स। और जितने भी टिश्यू वाले होंगे वो क्या होंगे, विविपेरस। बहुत आसान क्लासिफिकेशन था, खत्म हो गया, बहुत आसान था, ठीक। अब आ जाओ मॉर्फोलॉजी पे, इनके बारे में देखो। पास थ्रो सिक्स डेवलपमेंटल स्टेजेस। अब ये 6 डेवलपमेंटल स्टेज से पास होते हैं, ठीक है। देखो ये मेल और फीमेल थे, उन्होंने किया फर्टिलाइजेशन, ठीक है, एग बना, एग से हैच आउट होता है L1 लार्वा, फिर L1 लार्वा अपनी क्यूटिकल को हटाता है, बाहर फेंकता है, इसे बोलते हैं मोल्टिंग। तो इसे बोलते हैं फर्स्ट मोल्टिंग। अब बना L2, फिर L2 ने अपनी क्यूटिकल को हटाया, मतलब सेकेंड मोल्टिंग हुई, तो इससे बना L3, फिर L3 ने अपनी क्यूटिकल को हटाया, उससे थर्ड मोल्टिंग हुई, और अब बना L4। और L4 जो था उसमें उसने अपनी क्यूटिकल को हटाया, तो अब सीधे ये चेंज हो जाते हैं अडल्ट वर्म्स में, ठीक है। तो देखो टोटल 6 स्टेज हैं, 1 2 3 4 5 6। एक अडल्ट स्टेज, एक एग स्टेज, और बाकी 4 क्या थी, लार्वल स्टेजेस, ठीक। अच्छा, ये वही बात जो मैंने बताई है कि ईच लार्वल स्टेज ट्रांसफॉर्म टू नेक्स्ट बाय शेडिंग ऑफ क्यूटिकल कॉल्ड एज मोल्टिंग। अब एडल्ट वर्म जो होता है उसकी कुछ खास बातें, लेंथ वेरी करती रहती है, बट जो फीमेल होता है वो मेल से लंबी होती है। जो फीमेल की लेंथ होती है वो मेल वर्म से लंबी होती है। बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, डायोशियस होते हैं, मतलब बाइसेक्सुअल होते हैं। इसका मतलब मेल और फीमेल जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब आ जाए लाइफ साइकिल पे। देखें बहुत आसान लाइफ साइकिल है, ये लाइफ साइकिल दोनों की है, ट्राइक्यूरिस की भी और एंटेरोबियस की भी, एक ही में लाइफ साइकिल है और बहुत आसान है। देखिए चाहे एंटेरोबियस हो चाहे ट्राइक्यूरिस हो, ठीक, इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है बाय इंजेक्शन। हमने खा लिया, हमारे इंटेस्टाइन में आ गया, और इंटेस्टाइन में आते हैं कौन सी स्टेज में, एम्ब्रियोनेटेड एक्स की स्टेज में आते हैं ये इंटेस्टाइन में। मतलब एक्स के अंदर एम्ब्रियो है बट अभी लार्वा ने हैच आउट नहीं किया है। फिर क्या आएंगे, फिर सारे लार्वा बनेंगे, L1 L2 L3 L4, फिर अडल्ट मेल और फीमेल में वो कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर फर्टिलाइजेशन होगा और फिर एग को ले कर दिया जाएगा। लेकिन अभी वो एग में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, मतलब अभी मेल और फीमेल गेमेट ने फ्यूजन नहीं किया है। सो अभी ले अनएम्ब्रियोनेटेड एक्स, ठीक। अब दो चीजें होती हैं, यहां से लाइफ साइकिल में डिफरेंस आना स्टार्ट होता है। अगर एंट्रोबियस है, ठीक, तो डेवलप इनटू एम्ब्रियोनेटेड एग डिपॉजिट इन पेरिनेल स्किन। तो फीसेस से ये अनएम्ब्रियोनेटेड एग्स जो थे वो क्या हुए, बाहर निकले, ठीक। लेकिन वो पेरी एनल लीजन में एम्ब्रियोनेटेड एक्स में कन्वर्ट हो गए। पेरी एनल लीजन में मेल और फीमेल गेमेट का फर्टिलाइजेशन हो गया, अब वो कन्वर्ट हो गए हैं किसमें, एम्ब्रियोनेटेड एक्स में, ठीक। अब
ये कॉज कर सकता है ऑटो इन्फेक्शन, ठीक, क्योंकि इंसान की इचिंग, फिर वो इचिंग करेगा और फिर उससे ऑटो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इससे ये याद हो सकता है ऑटो इन्फेक्शन। ये थी एंट्रोबियस की कहानी, एंट्रोबियस, ठीक। तो क्या क्या हुआ, वही एम्ब्रियोनेटेड एक्स आए, लार्वा बना, अडल्ट बना, फर्टिलाइजेशन हुआ, एंड एम्ब्रियोनेटेड एक्स गए, लेकिन फिर उनमें हो गया फर्टिलाइजेशन कहाँ पे, पेरी एनल रीजन में, फिर से वो हो गया एम्ब्रियोनेटेड एक्स और हमने फिर से उनको खा लिया, फिर से इन्फेक्शन आ गया, ठीक। ट्राइक्यूरिस में क्या होता है, ये अनएम्ब्रियोनेटेड एग्स जो होते हैं फीसेस से पास हो जाते हैं, कोई पेरी एनल स्किन में कुछ भी एम्ब्रियोनेटेड कुछ भी नहीं होगा, पास हो गए सीधे ही, पास हो गए। अब ये तो यही लिखा हुआ है अनएम्ब्रियोनेटेड एग्स पास इन फीसेस। अब ये सॉइल में आके, एनवायरमेंट में जाके, बाहर जाके एम्ब्रियोनेटेड होते हैं, सॉइल में आके एम्ब्रियोनेटेड होंगे, मतलब जो मेल और फीमेल का फ्यूजन होगा वो सॉइल में होगा। पेरी एनल रीजन में हो रहा है तो क्या हो रहा है, एंट्रोबियस। सॉइल में हो रहा है तो क्या बोलेंगे, ट्राइक्यूरिस का इन्फेक्शन है, ठीक। बस फिर वापस से पूरी कहानी वही है, ठीक। तो ये होगी लाइफ साइकिल दोनों की। अब पहले पढ़ेंगे हम लोग ट्राइक्यूरिस के बारे में। देखें, ट्राइक्यूरिस के बारे में पढ़ रहे हैं, ध्यान दें, फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा था, मतलब एग्स जो थे वो एग के अंदर फ्यूजन, एग के अंदर फ्यूजन कहाँ हो रहा था, एनवायरमेंट में हो रहा था, मेल और फीमेल गैमीट का, तभी तो एम्ब्रियो बनेगा, ठीक। अब आ जाओ, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 70 से 90 दिन, 70 से 90 दिन होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड। और इसमें दिक्कत क्या होती है, पेशेंट क्या क्या फीचर्स लेके आएगा। देखिए, अगर वैसे तो ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन अगर किसी के अंदर जो लोड है, पैरासिटिक लोड, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत हैवी इन्फेक्शन उसके हो गया है, ठीक है, तो जो फीमेल वर्म होती हैं वो इंटेस्टाइन में खुद को बरी कर लेती हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। उसके से दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो होगा मैकेनिकल डिस्टॉर्शन होगा, उस एरिया का वहाँ पे इन्फ्लामेशन वगैरह होगा, या तो फिर एलर्जिक रिस्पॉन्सेज होस्ट जनरेट करने लगेगा। उसमें भी मेनली मैक्रोफेज का वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन देखने को हमें मिलेगा उस एरिया में, और वहाँ पे TNF अल्फा जो होता है टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, रिलीज होने लगेगा उस एरिया में, ठीक है। तो उसकी वजह से इन्फ्लामेशन और वर्सन हो जाएगा। अब आ जाओ क्लिनिकल फीचर्स पे, तो एब्डोमिनल पेन होगा, ट्राइक्यूरिस डिसेंट्री सिंड्रोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके क्लिनिकल फीचर में, कि उस इंसान के होगा ब्लडी डायरिया, तो उसको ऐसा फील होगा कि उसे इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज जैसे कि क्रोहन्स डिजीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया है, और ऐसा फील होता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं होता। इसे हम लोग बोलते हैं ट्राइक्यूरिस डिसेंट्री सिंड्रोम, ब्लडी डायरिया रिजेंबलिंग IBD, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, क्योंकि इतना ब्लड लॉस होगा पेशेंट के स्टूल से कि उसके हो जाएगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और रिकरेंट रेक्टल प्रोलैप्स, ठीक। अब आ जाओ लैब डायग्नोसिस पे, तो अगेन पैरासाइट हम लोग करेंगे स्टूल एग्जामिनेशन, वही वेट माउंट करेंगे। हमें वेट माउंट में क्या दिखता है, हमेशा एक्स या अडल्ट वर्म दिखेंगे। कोई भी पैरासाइट है, आंखें बंद करके स्टूल एग्जामिनेशन में वेट माउंट कर देना, एक्स और अडल्ट वर्म को दिखा देना, ठीक। अब आ जाओ सिंगल स्पेसिमेन इज सफिशिएंट, इसका सिंगल स्पेसिमेन सफिशिएंट होता है, क्योंकि जो एग का आउटपुट होता है बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए एक ही स्पेसिमेन में हमारा काम चल जाता है। एक्स जो होते हैं वो बैरल शेप्ड होते हैं, म्यूकस प्लग एट द एंड एंड आर बाइल स्टेन्ड। देखें, बैरल शेप्ड, म्यूकस प्लग, बैरल शेप का मतलब ऐसे होंगे, और यहाँ पे म्यूकस प्लग्स होंगे और बाइल स्टेन्ड होंगे, ठीक। बाइल स्टेन्ड का मतलब आपको देखने में येलोइश नजर आएंगे, ठीक। फिगर दिखा देता हूं मैं इसका, ये देखें येलोइश नजर आ रहे हैं, बैरल शेप्ड है, ये म्यूकस प्लग्स है, ठीक। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट, ये हमारा खत्म हो गया ट्राइक्यूरिस। अब आ जाओ एंट्रोबियस। इसके बारे में खास बात की क्या थी, बस इतनी खास बात थी कि ये जो अनएम्ब्रियोनेटेड एग्स थे ये पेरी एनल रीजन में आ रहे थे, वहां पे एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहे थे, ठीक। कॉज्ड बाय एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस, एंट्रोबियस इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस, ठीक। अच्छा, और इससे हम लोग बोलते हैं पिन वर्म या थ्रेड वर्म। क्या बोलते हैं, पिन वर्म या थ्रेड वर्म, जो वो होता है एंट्रोबियस, इसको हम लोग बोलते हैं पिन वर्म या थ्रेड वर्म। लाइफ साइकिल में पहले से मालूम है। अब आ जाओ उसके पैथोजेनिसिटी पे, तो देखें ज्यादातर पेशेंट यहाँ पे भी एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, लेकिन इससे कार्डिनल सिम्टम क्या होता है एंट्रोबियस इन्फेक्शन के। कार्डिनल का मतलब होता है स्पेसिफिक सिम्टम्स, कार्डिनल का मतलब होता है स्पेसिफिक। तो पेरी एनल प्लूराइटिस ऑफन वर्सन एट नाइट एज अ रिजल्ट ऑफ नॉक्टर्नल माइग्रेशन ऑफ फीमेल वर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने कहा था ना कि पेरी स्किन
कि पेरी एनल रीजन में वर्म बार बार आता रहता है, इसीलिए एग का एम्ब्रिनेशन वहीं पे होता है। इसमें क्या होता है कि पेरी एनल प्रोडाइटिस का मतलब क्या होता है, इचिंग, ठीक, पेरी एनल इचिंग, और ये इचिंग नाइट में और बढ़ जाएगी, वर्स एट नाइट। क्यों? क्योंकि जो फीमेल वर्म होती है वो माइग्रेट करती है एज अ रिजल्ट ऑफ नॉक्टर्नल माइग्रेशन। नॉक्टर्नल मतलब रात का माइग्रेशन ऑफ फीमेल वर्म, ठीक। अच्छा, अब जब इचिंग होगी तो आदमी इचिंग करेगा, उसकी वजह से ऑटो इन्फेक्शन के रिस्क भी बढ़ जाएंगे, ठीक। और सिम्टम क्या आता है, तो एब्डोमिनल पेन और वेट लॉस, ये मेन फीचर था। माइग्रेशन ऑफ वर्म समझो, रेयरली पिन वर्म इन्वेड द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट कॉजिंग वल्वोवेजाइटिस और पेल्विक पेरिएनल गैनुलोमा। देखें, ये मान लें एनस था, ये पेरिएनल रीजन था, ठीक, और यहाँ ऊपर क्या था, जो फीमेल थी वो थी लेबिया मेजोरा माइनोरा, और यहाँ पे वेजाइनल ऑरिफिस था। तो हो सकता है कि यहाँ से वर्म जो है वो ऑरिफिस में चला जाए, वेजाइनल ऑरिफिस में चली जाए, और अगर वहाँ चलेगी तो वो, हालांकि ऐसा बहुत रेयरली होता है, रेयरली लिखा हुआ है, ठीक, कॉजिंग वल्वोवेजाइटिस, ठीक है, एंड पेल्विक और पेरिटोनियल गैनुलोमा कॉज कर दे, बट ऐसा रेयरली होता है। अब जाओ लैब डायग्नोसिस पे। तो लैब डायग्नोसिस जो होती है उसमें यहाँ पे स्टूल एग्जामिनेशन नहीं करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। मैंने अभी इससे पहले पढ़ा था, टीनिया वहाँ कर रहे थे, फिर आ गए थे ट्राइक्यूरिस उसमें कर रहे थे, बट एंटेरोबियस इसमें नहीं करते हम लोग स्टूल एग्जामिनेशन, क्योंकि बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में हमें जो वो होता है पैरासाइट वो स्टूल में मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं पेरिस्किन, जो पेरी एनल स्किन है वहाँ का सैंपल लेते हैं, क्योंकि जो फीमेल है वो माइग्रेट कर रही है बार बार, तो वो पेरी एनल रीजन में बहुत मिलेगी, तो इसीलिए वहाँ से हम क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं। अब कैसे लेते हैं, एक सेलोफेन की टेप लेंगे, वो वहाँ पे पेरी एनल रीजन में चिपका देंगे, फिर उसको उखाड़ लेंगे, फिर जाएंगे उस लैब में लेके, उसमें डालेंगे सेलाइन माउंट और माइक्रोस्कोपी से देखने लगेंगे, ठीक। या फिर दूसरा NIH स्वैब, ये USA ने बनाया है NIH। इसमें क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बस एक इन्होंने एक वो बना दिया है सेटअप, एक ग्लास ट्यूब है, उसके लास्ट में एक सेलोफेन अटैच है, उसके चारों ओर एक ग्लास रॉड है। इस पूरे सेटअप को ले जाते हैं, रोल करते हैं, पेरी एनल रीजन के ऊपर रोल करते हैं, ठीक है। उसमें सैंपल में मिल गया, फिर जाएंगे भाई माइक्रोस्कोपी करेंगे वेट माउंट करके, ठीक है। हाँ, 2-4 खास बातें आपको ध्यान रखनी है कि आपको कम से कम 4 से 6 कॉन्जिक्यूटिव सैंपल लेने हैं, तभी हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर सैंपल में आपको फीमेल मिल ही जाए, फीमेल वर्म, तो आपको 4 से 6 कॉन्जिक्यूटिव सैंपल लेने हैं। टाइमिंग क्या है, या तो आप ये लेट इवनिंग में ले लें, मतलब रात में जब आदमी को सोए हुए कम से कम 5 से 6 घंटे हो चुके हों, सो रहा हुआ उसको सोए 5 से 6 घंटे हो चुके हैं, तब लें लेट इवनिंग में। या फिर मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहला काम सैंपल कलेक्शन का ही हो, मतलब बेड से वो उठे ना, उसको और कोई काम ना, सबसे पहले सैंपल कलेक्शन फर्स्ट थिंग इन मॉर्निंग, ठीक। एग मैंने कहा था रेयरली डिटेक्टेड बाय स्टूल एग्जामिनेशन एज दे आर इन पेरी एनल रीजन। एक और बात याद रख लें कि जो एक्स होते हैं इसके एंट्रोबियस के, वो होते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स एक्स होते हैं, ठीक। तो देखें, ये कुछ फिगर देख, ये भाई सेलोफेन ट्यूब वाला है, ठीक, ये है अडल्ट वर्म, ठीक, ये हमें इस ट्यूब में देखने को मिलेंगे जब टेप लेके उसका वो करेंगे, माउंट करेंगे, ठीक। फिर देखें, ये है सी वाला है, ये अडल्ट फीमेल वर्म कंटेनिंग न्यूमरस एक्स। देखें, ये फीमेल वर्म है, देखें इसमें कितने सारे एक्स पड़े हुए हैं। ये देखें, ये प्लेनो कॉन्वेक्स एक्स, और ये वाली ट्यूब जो मैंने बताया था NIH स्वैब, ठीक है, इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ USA ने वो किया था, बनाया था। तो भाई एक ग्लास रॉड है, इससे अटैच सेलोफेन है, और बस करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एंट्रोबियस और ट्राइक्यूरिस हो गया है। अब एस्केरिस पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।